हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 10वीं का कक्षा 10वीं का विज्ञान का तीसरा ये चैप्टर है और इसके शॉर्ट नोट्स करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है धातु तथा अधातु, मतलब धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। तो इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, भौतिक गुणधर्म, देखो जिसको हम देख करके बता सकते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर तत्वों को, जो तत्व हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। आगे है धातुओं की श्रेणी। कैसी श्रेणी होती है, कौन सी श्रेणी? सक्रियता श्रेणी, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो धातु हैं उनकी जो क्रियाशीलता है उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त जो श्रेणी मिलती है उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी कहते हैं। दूसरे शब्दों में धातुओं को उनके मानक उपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त जो श्रेणी होती है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है या सक्रियता श्रेणी कहलाती है। मतलब जैसे जैसे विभव क्या हो जाता है, धातुओं को उनके मानक उपचयन कराने के लिए जो विभव पैदा होता है उसके आधार पर। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो सक्रिय है, जो क्रियाशील जो धातु है वो है पोटेशियम। उसके बाद बैरियम, SrCa कैल्शियम, Na सोडियम, Mg एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कैडमियम, निकिल, Sn हाइड्रोजन, कॉपर और Hg मरकरी, Ag सिल्वर और प्लेटिनम और गोल्ड। ये सबसे कम क्रियाशीलता है। मतलब ये कुछ धातुओं के तत्वों के नाम हैं जो इनकी क्रियाशीलता दिखा रखी है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? पोटेशियम होता है और सबसे कम क्रियाशील गोल्ड होता है। तो इस श्रेणी में पहले जो है, जो सबसे ऊपर है, आने वाली जो धातुएं हैं वो आसानी से ऑक्सीकृत, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं। और दूसरे शब्दों में जिस धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी वह उतनी ही सरलता से ऑक्सीकृत होगा, मतलब बड़ी जल्दी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। इस श्रेणी में जो पहले है, जो ऊपर है वाली जो धातु हैं अर्थात अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, और बाद में जो धातु आती हैं वो अर्थात कम, यानी कम क्रियाशील होती हैं, उनको लवण के विलयन से विस्थापित भी कर देती है। मतलब जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील वाले को उसके स्थान से हटा देता है, जो हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में। आगे है हाइड्रोजन से पहले ऊपर वाली धातुएं। तो अम्लों से अभिक्रिया करके जो हाइड्रोजन है गैस हटा दी जाती है, विस्थापित करती है, और श्रेणी में जो धातु होते हैं उनके स्थान जितना ऊपर होता है उतना ही वो विस्थापित कर पाती हैं, और उसकी अम्लों जो हैं उसके अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित, मतलब हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है और खुद लग जाते हैं उसमें, और विस्थापित करने की जो क्षमता होती है उतनी अधिक होती है। मतलब जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो हाइड्रोजन को उतनी जल्दी ही हटा पाएगा। इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर है उस पर स्थित जो जैसे धातुएं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, अधिक क्रियाशील होने के कारण इतनी अभिक्रियाशील होती है कि ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। इतने ज़्यादा क्रियाशील ये होते हैं। आगे टॉपिक है अम्लराज या फिर एक्वारेज। ये क्या होता है? तो अम्लराज जो होता है ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और इसका यूज़ क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो जो सांद्र यानी कंसनट्रेटेड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, और जो सांद्र नाइट्रिक HNO3 जो अम्ल होता है, इनका मिश्रण को हम एक्वारेजिया बोलते हैं। और उस मिश्रण में जितना आयतन के अनुसार, जिसमें आयतन के अनुसार 3 भाग तो हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और 1 भाग लेते हैं नाइट्रिक अम्ल का, इन्हों मिलाकर के जो बनता है उसके अम्लराज कहलाता है। और यह सध्रुम होता है और इसकी प्रकृति संक्षारक होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली। और यह उत्कृष्ट क्या होता है, अक्रिय जो धातुएं होती है जैसे सोना, प्लेटिनम, इनको गलाने में की क्षमता रखता है। इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है कि ये इनको गला देता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आगे जो अगला टॉपिक है वो है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओर्स बोलते हैं। देखो, अयस्क क्या है? खनिज हैं। अब खनिज क्या होते हैं? मिनरल्स, MINERALS।
ये जो मिनरल्स होते हैं जो ज़मीन से खुदाई करने पर जो हमें प्राप्त होते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। और जो अयस्क है ये उन खनिजों को कहते हैं जिनसे धातु का निष्कासन सुगमता यानी आसानी से और फ़ायदेमंद हो, कम खर्चे पर निकल जाए। और अयस्क इसको क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हॉर्न सिल्वर, जो हॉर्न सिल्वर है यानी AgCl, और कॉर्नेलाइट जो कैल्शियम वो पोटेशियम क्लोराइड जो है Mg क्लोराइड जो है, ये इसका मिक्सअप है वो प्राप्त होता है अयस्क के रूप में। आगे है, अतः स्पष्ट है कि जितने भी अयस्क है सभी अयस्क जो हैं वो खनिज होते हैं, परंतु सारे खनिज जो है वो अयस्क नहीं होते, क्योंकि हर चीज़ में धातु की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी। किसी धातु के एक से अधिक अयस्क अगर होते हैं तो यह धातु को प्राप्त करने के लिए स्थान, जो धातु के प्राप्त करने का जो स्थान है उसका प्राकृतिक वातावरण है, या किसी विशेष खनिज की जो पृथ्वी में उपलब्धता है या मात्रा है, एवं उस स्थान या उस देश में उपलब्ध जो साधन है आदि पर निर्भर करती है। इन चीज़ों पर निर्भर करती है कि कोई कहाँ पे अयस्क किस तरीके से पाया जाएगा, एक से ज़्यादा। तो जो अयस्क होता है, अयस्कों को उनके यौगिकों की प्रकृति के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। जैसे ऑक्साइड अयस्क जो है, अयस्क से के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन कौन से प्राप्त होते हैं? तो एक होता है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट है वो उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। और जो दूसरा है कोरंडम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो इसमें भी ऑक्साइड है, इसमें जो ऑक्साइड है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा कुछ है, क्रिस्टल है पानी के, इसमें नहीं है। आगे है क्यूपराइट। क्यूपराइट में कॉपर डाई ऑक्साइड है। और हेमेटाइट में फेरम्स यानी आयरन ऑक्साइड है। मैग्नेटाइट में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड है, लेकिन आयरन जो वैलेंसी है वो अलग है। देखो इसमें 2 और 3 है, Fe2O3 है, और इसमें Fe3O4 है। आगे है जिंकाइट। जिंकाइट, जो जिंकाइट है वो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। अब जो अयस्क कार्बोनेट के होते हैं जैसे कैलेमाइन, तो जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन बोलते हैं, मतलब इसका जो अयस्क होता है वो। आगे सिरुसाइट, जो लेड कार्बोनेट होता है उसको सिरुसाइट बोलते हैं इसके, जो जिस अयस्क को। आगे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और सीडेराइट क्या होता है? आयरन कार्बोनेट होता है। आगे सल्फाइड अयस्क, जो अयस्क सल्फाइड के साथ पाए जाते हैं, जैसे कॉपर पायराइट। तो कॉपर आयरन सल्फाइड जो है वो क्या है? कॉपर पायराइट कहलाता है। और अर्जेंटाइट है AgS अर्जेंटाइट बोलते हैं इसको। और जिंक ब्लेंड, जो जिंक ब्लेंड होता है वो जिंक सल्फाइड को बोलते हैं। ऐसी सिनेबर होता है HgS, जो क्या है? जिंक का इसका जिंक मरकरी का सल्फाइड है। आगे है आयरन पायराइट। जो आयरन पायराइट है उसमें आयरन सल्फाइड, मतलब आयरन और सल्फर है, तो आयरन सल्फाइड उसको बोलेंगे। आगे है क्लोराइड अयस्क, जो क्लोराइड के साथ पाए जाते हैं। हॉर्न सिल्वर यानी AgCl, कैर्नेलाइट यानी कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, .6H2, मतलब उसमें 6 क्रिस्टल जो हैं वो हाइड्रोजन के। आगे लिखा हुआ है कि धातु के निष्कर्षण, मतलब धातु को निकालना, निष्कर्षण द्वारा जो शुद्ध धातु है वो प्राप्त करने के लिए कई चरण प्रयुक्त होते हैं। मतलब किस तरीके से हम प्राप्त करते हैं। तो जो मान लो हमारे पास अयस्क है, अयस्क की सांद्रता कितनी है? पहली बात तो कितना मात्रा में वो पाया जा रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो अयस्क होता है अगर वो धातु जो हम निकाल रहे हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो ये प्रोसेस है, और कम अभिक्रियाशील है तो ये प्रोसेस है, और जो इन दोनों के बीच की जो अभिक्रियाशीलता है वो ये प्रोसेस है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे उच्च अभिक्रियाशील होते हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। और जो मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं जिंक, आयरन और लेड। और जो कम अभिक्रियाशील होते हैं वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब ये जो पाए जाते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ये गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है। मतलब गली हुई धातु जो होती है इसकी, उसका विद्युत अपघटन करने के बाद शुद्ध धातु का प्राप्त किया जाता है। और जो निम्न यानी कम अभिक्रियाशील होते हैं वो पाए जाते हैं सल्फाइड अयस्क के रूप में। इनका जो खनिज होता है वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। और एक प्रक्रिया होती है जिसको भर्जन बोलते हैं, उसके द्वारा धातु को प्राप्त किया जा सकता है उसके सल्फाइड अयस्क से, और उसके बाद धातु निकाली जा सकती है, उसका परिष्करण किया जा सकता है।
अगर कोई धातु क्या है, मध्य अभिक्रियाशील है, मतलब इनमें से कोई है, तो या तो वो कार्बोनेट के अयस्क के रूप में पाई जाएगी या फिर सल्फाइड अयस्क के रूप में, यानी सल्फर से मिली हुई या फिर कार्बोनेट से मिली हुई पाई जाएगी। अगर वो सल्फर से मिली हुई है तो उसका भर्जन किया जाएगा, और अगर वो कार्बोनेट से का बना हुआ है तो उसके साथ निस्तापन अभिक्रिया की जाएगी। यानी निस्तापन एक प्रोसेस है और भर्जन एक प्रोसेस है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इन दोनों करने के बाद धातु का ऑक्साइड बन जाता है, और उस धातु के ऑक्साइड को धातु का उपचयन कराते हैं, मतलब उसमें से ऑक्सीजन हटाते हैं, और ऑक्सीजन हटाने के बाद जो शुद्ध धातु है, धातु का शुद्ध रूप हमें मिल जाता है। अयस्क से जो धातु होते हैं उनको निकालने में ये जो प्रयुक्त है, ये चरण दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। तो पहला टॉपिक है अयस्कों का सांद्रण समृद्धिकरण, मतलब एक साथ इकट्ठा कराना अयस्क के अंदर जिसमें धातु है। तो अयस्क से अनावश्यक पदार्थों को, जिनको बोला जाता है गैंग, GANGUE होता है इसका इंग्लिश में, तो गैंग बोलते हैं इसको अलग किया जाता है। पहले तो इम्प्यूरिटीज़ को, जो गंदगी है, उनको अलग किया जाता है। उसके बाद समृद्धिकरण किया जाता है, या फिर अयस्क का सांद्रण, मतलब अयस्क को प्राप्त किया जाता है जिसमें सांद्रता ज़्यादा पाई जाती है। अब अयस्क जो है उससे गैंग हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग, जिनका प्रक्रियाओं को वो यूज़ किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, वे अयस्क तथा गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणों पर आधारित होता है। तो इनको अलग करने का जो प्रक्रिया है वो उनके गुणों पर आधारित है, उसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। अब कम सक्रिय जो धातु होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है, सबसे पहले कम वाले के पढ़ेंगे। तो देखिए, जो ये धातुएं होती हैं वो बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, और इन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो केवल गर्म करने से ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे धातु होते हैं, हल्का सा गर्म करा और गर्म करके धातु प्राप्त हो गई, तो वो कम सक्रिय धातुओं में पाया जाता है, जैसे कि सिनेबार, जो HGS है, पारा जो है, मरकरी सल्फाइड जो है, मरकरी सल्फाइड को बोलते हैं सिनेबार। और सिनेबार जो है वो एक मरकरी का एक अयस्क है, और जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो यह सबसे पहले तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है, HgO बनाता है, और उसको बदलता है, तथा बाद में मरकरी धातु में परिवर्तित हो जाता है। दिखा रखा है वही प्रोसेस। इसको पानी में मिलाया, मतलब इसको गर्म करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जब इसको ताप दिया तो वो Hg क्या हो गया, HgO अलग हो गया और SO4 अलग हो गया। अब ये जो हमें HgO प्राप्त हुआ है मरकरी ऑक्साइड, इसको दोबारा गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन निकलता है गैस की फॉर्म में, और जो मरकरी होती है वो लिक्विड यानी द्रव की अवस्था में पाई जाती है। आगे लिखा हुआ है कॉपर ग्लांस, जो Cu2S जो है, कॉपर सल्फेट जो सल्फाइड है, वो जब इसे वायु में क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और ऑक्सीकृत जो उत्पाद है वो शेष कॉपर ग्लांस से क्रिया करके कॉपर धातु बना देता है। तो उदाहरण दे रखा है कि कॉपर जो सल्फाइड है उसके साथ ऑक्सीजन मिलाई, तो एक प्रक्रिया के द्वारा कॉपर ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड अलग हो गया, उसके बाद बचा कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड की दोबारा आगे कॉपर सल्फेट से जो सल्फाइड है उससे अभिक्रिया कराई जाती है, और कॉपर अलग हो जाता है और सोडियम अलग हो जाता है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अलग हो जाता है, गैस की फॉर्म में निकल जाता है। आगे लिखा हुआ है मध्य क्रियाशील धातुएं। तो जो धातु मध्य क्रियाशील होते हैं, मध्य में होती हैं, मध्य अभिक्रियाशील कहलाती हैं, और प्रकृति में ये जो धातुएं होती हैं या तो वो सल्फाइड या फिर कार्बोनेट, इन दोनों के रूप में पाई जाती हैं, अयस्क के रूप में। और जो सल्फाइड होता है उसको भर्जन के द्वारा, सल्फाइड जो होता है उसको भर्जन के द्वारा, और कार्बोनेट जो होता है उसको निस्तापन के द्वारा हटा करके, मतलब ऑक्सीजन ऑक्साइड बना दिया जाता है उसको, कार्बोनेट को या सल्फाइड को। तो परावर्तित कर कार्बन जो है, जैसे उपयुक्त जो उपचायक है, मतलब ऑक्सीजन निकालने वाले, उसका उपयोग करके धातु को दोबारा क्या कर दिया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। आगे है जिंक का निष्कर्षण। जिंक के निष्कर्षण के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया जो दी गई है वो होती है। क्या क्या? तो जो भर्जन है, सल्फाइड जो होते हैं अयस्क, उनको वायु की उपस्थिति में, अगर वायु है उसकी उपस्थिति में अगर इनको गला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो बिंदु से जो निम्न ताप है, ताप पर जो गर्म करने पर यह क्या होता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी इसका ऑक्साइड बन जाते हैं, और इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो जो भर्जन होता है उसमें वायु की उपस्थिति होती है, ये ध्यान रखना। उदाहरण दे रखा है 2ZNS + 3O2
जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 ये अलग हो गए। अब निस्तापन, वायु निस्तापन क्या होता है? निस्तापन वह अभिक्रिया होता है जिसमें वायु की उपस्थिति नहीं होती और वायु की अनुपस्थिति बोलते हैं इसको। उसमें सांद्रित जो अयस्क होता है उसको गलने से इससे नीचे परंतु उच्च ताप पर उसको गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम होता है वो निस्तापन कहलाता है। इसमें दिखा रखा है जिंक कार्बोनेट को कन्वर्ट कर रखा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। आगे लिखा हुआ है अयस्क जो है उसका जो ऑक्साइड है उसका उपचयन करना, मतलब उसमें से ऑक्सीजन हटाना। तो यह धातु कार जो ऑक्साइड है वो अयस्क के जो धातु है उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया होती है और यह जो ऑक्साइड है उसको गर्म करने पर की जाती है। तो देखो जिंक ऑक्साइड है उसको गर्म करा कार्बन की उपस्थिति में तो वो जिंक अलग हो गया और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो अलग बन गई। कभी कभी जो उच्च क्रियाशील धातुएं होती हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इत्यादि, इनका प्रयोग उपचायक के रूप में भी किया जाता है। मतलब ये किसी को ऑक्सीजन दे सकती है, ऑक्सीजन किसी से ले सकती हैं, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाली जो धातु होते हैं उनको यौगिकों से विस्थापित कर देती हैं आराम से। आगे दे रखा है उदाहरण, जो दे रखा है वह है कि उदाहरण जो है मैग्नीज जो होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस उष्मा, ये निकलेगा। आगे है आयरन। जो आयरन ऑक्साइड होता है, 3 का मतलब आयरन की जो वैलेंसी यहाँ पे 3 है इसलिए 3 जो है O पे लगा हुआ है। तो Fe2O3 जो है आयरन ऑक्साइड है और उसके साथ साथ जो एल्यूमिनियम होता है उसकी क्रिया द्वारा जो आयरन होता है उत्पन्न, जो आयरन जो प्राप्त होता है उसका प्रयोग रेलवे पटरियों या मशीनों के पुर्जों को जो उनकी दरारें होती हैं उनको जोड़ने के लिए काम आता है। तो दिखा रखा है आयरन ऑक्साइड में अगर एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो आयरन अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगी और इसमें उष्मा निकलेगी बहुत ज़्यादा। आगे है एल्यूमिनियम चूर्ण के जो अपचायक होते हैं उसके रूप में प्रयोग द्वारा जो धातु ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया से धातु का निर्माण किया जाता है जिसको थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें उष्मा बहुत निकलती है। आगे है अत्यंत जो सक्रिय धातु होते हैं उनका जो निष्कर्षण होता है वो उच्च अभिक्रियाशील या फिर विद्युत अपघटनी जो अपचयन उसके प्रयोग से इन धातुओं के लिए होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। आगे है विद्युत अपघटनी अपचयन। तो इन धातुओं के जो लवण होते हैं जैसे क्लोराइडों के को द्रवित रूप में विद्युत अपघटन मतलब विद्युत अपघटन जब करते हैं तो वो करते हैं तो धातु जो है वो कैथोड पर चिपक जाती है, निक्षेपित हो जाती है, तथा जो क्लोराइड है वो एनोड पर मुक्त हो जाती है, मतलब गैस की फॉर्म में बन के निकल जाती है। तो कैथोड जो है उस पर सोडियम जो है, कैथोड के ऊपर जो सोडियम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो उसका अपचयन हुआ है, और जो एनोड है उस पर क्या हुआ है, जो 2 हैं क्लोरीन के, ये मतलब एक आयन है वो 2 में टूट जाता है, 2 में बदल जाता है, जिसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। समान रूप से जो एल्यूमिनियम होता है, गलित जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उसके इसे जो एल्यूमिना भी कहते हैं और विद्युत अपघटनी अपचयन से ये प्राप्त होता है। अब कैथोड जो होता है वो A+3, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, और जो एनोड है उस पर O+2 है, जो इसमें इसका हाफ करेंगे तो 1/2 O, तो इसमें कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण बचेंगे। आगे है धातुओं का परिष्करण, धातु को निकालना। तो जो परिष्करण होता है धातु को खुदाई करके ज़मीन खोद के उसमें से धातु निकालना, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सामान्य जो विधि है वो विद्युत अपघटन का ही परिष्करण है, विद्युत अपघटन से ही हो रहा है। कॉपर है, टीन है, निकल है, सिल्वर, गोल्ड आदि उनके धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। प्रक्रिया जो है इस प्रक्रिया में इस प्रक्रम में अशुद्ध जो धातु होती हैं उसका जो एनोड होता है तथा शुद्ध धातु जो होते हैं उसकी पतली परत के कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत जो अपघटन है उससे क्या है, जो धातु है वो आयरन अपचयित होकर कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, और जो अशुद्ध एनोड है
उसके नीचे एकत्रित इकट्ठा हो जाता है और उसको एनोड पंख कहते हैं, यानी एनोड के पास की इम्प्योरिटीज़। उदाहरण के लिए कि अगर कच्चे कॉपर है, उसके विद्युत अपघटन परिष्करण किया जा रहा है, विद्युत अपघटन किया जा रहा है उसका, तो जो विद्युत अपघटन अम्लीयकृत जो कॉपर सल्फेट होता है, उसकी जो इलेक्ट्रोड होती है वो कैथोड नेगेटिव आवेशित होती है, और जो कार्बन है, जो कॉपर है वो शुद्ध होता है, और जो एनोड है वो धन आयन आवेश होता है, धन आयन, और जो कॉपर है वो अशुद्ध होता है और कॉपर सल्फेट का वियोजन होता है। तो इसमें दिखा रहा है कॉपर सल्फेट में अगर कॉपर अलग हो गया और SO2 अलग हो गया तो कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है वो, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है वो, जिसको उसकी ज़रूरत होगी। तो ये डायग्राम में दिखा रखा है, एक एनोड है, 2 तार होते हैं, मतलब एक तार को प्लस मान लो, माइनस, तो जो माइनस है वो कैथोड है, जो प्लस है तो वो एनोड है। अब अशुद्ध कॉपर है, ये दिखा रखा है। चलिए बहन, अशुद्ध क्या है, एडोन पंख के बारे में इसको बताए जाएंगे। आगे लिखा हुआ है कि संक्षारण क्या होता है। तो धातुओं का उनकी सतह पर वायु से, नमी से और रसायन से, उसके प्रभाव से नष्ट होना या खाया जाना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और नम्न वायु में या जो वायु है उसमें क्या होता है, खुला छोड़ देने पर अधिकांश जो धातु होते हैं वो संक्षारित हो जाती हैं। और संक्षारण के एक मंद प्रक्रिया के उदाहरण लोहे में जंग लगना, चांदी का मलिन हो जाना, कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत का जमना आदि। आगे लिखा हुआ है संक्षारण के से सुरक्षा, जो संक्षारण होता है उससे सुरक्षा क्या है। तो हम क्या करते हैं, एक धातु के ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कॉपर यानी आयरन जो है, आयरन पे परत चढ़ जाती है एक धातु की, जिंक की, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन यानी जिंकीकरण यानी यशतलेपन। तो आयरन की वस्तुओं के ऊपर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने पर का जो कार्यक्रम है वो गैल्वेनीकरण कहलाता है। और जिन धातुओं की यह पतली परत जो होती है वो लोगों को जंग लगने से बचाती है, क्योंकि जो आर्द्र जो होता है वो वायु में खुला छोड़ने पर जिंक जो है धातु सुरक्षित नहीं रह पाता। आगे टीन प्लेटिंग और क्रोम प्लेटिंग। तो आपने देखा होगा टीन तथा क्रोमियम जो होता है वो धातु संक्षारण रोधी होते हैं, और जब लोहे की वस्तु पर टीन धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग द्वारा निक्षेपित कर दिया जाता है। और तो जो आयरन है तथा इस्पात वायु जो वस्तुएं होते हैं वो संक्षारण के से सुरक्षित हो जाती हैं। नोट: जब धातु की सतह पर अन्य धातु की पतली परत को विद्युत धारा की सहायता से चढ़ाया जाता है तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। आगे है धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके। यह धातु के गुण में सुधार की विधि है और जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलते हैं, मतलब उसमें। अब आगे है रंगाई करके, मतलब कलर करके। तो धातु की सतह को किसी अम्ल या अवशेष रंग से रंगाई करने पर जो धातु होती हैं वो वायु तथा किसी विलयन के प्रभाव से बचने के लिए, मतलब बचाई जाती है, प्रभाव से बचा जाता है। आगे ग्रीस और तेल लगाकर। तो जब ग्रीस या तेल को लोहे की वस्तुओं की सतह पर लगा देते हैं तो नमी इसके संपर्क में नहीं आ पाती, और जिससे क्या होता है, लोहा जंग से सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए लोहे के जो पुर्जे हैं तथा मशीनों को ग्रीक से पोत देते हैं, मतलब ग्रीक से लिख देते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।